मेरी बड़ी बहन की कम उम्र में शादी हो गई थी और कुछ दिनों बाद उसके पति की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। कुछ ससुराल वालों ने उसको मनोज समझ कर उसको घर से निकाल दिया था। अब वह हमारे घर में ही रहती थी। वह अपने कपड़े मुझसे रोज धुलवाती, मुझे धुलवे कपड़े बगैर सुखाए अलमारी में रख देती थी। मैं हैरान थी कि उससे तो बदबू फैल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी बहन किसी को भी अपने अलमारी के बाद आजू बाजू नहीं भटकने देती थी। एक दिन वह राज जानने के लिए जैसे ही मैंने अपनी दीदी के कपड़े वाली अलमारी खोली तो मेरी आंखें की फटी रह गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम अंकिता है। हम दो बहनें और एक भाई, हम दो लोग कुंवारे थे और मेरी दीदी की विधवा थी। दोनों भाई बहन एक साथ ही रहते थे। दीदी के पति की मृत्यु के बाद मेरी बहन हमारे घर पर ही रहने लगी और हमारे माता पिता की भी मृत्यु हो गई थी। दीदी के पति की मृत्यु के बाद कुछ दिन तो हम लोगों के साथ हमारी दीदी बहुत अच्छी थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि अजीब तरीके से हरकत ने उसे हम दोनों उनको बिल्कुल अलग कर दिया था। हमारी हमारी खुद ही कपड़ों की दुकान थी जो हम तीनों ही मिलकर चलाया करते थे। मेरी दीदी थोड़ी सी गर्म मिजाज की थी, उसके सामने कोई नहीं बोल पाता था और ना ही उसे देखकर ही डरी रहती थी। मेरा भाई मेरी बड़ी बहन भाई का काफी हाथ बटाती थी। मैं तो अभी पढ़ाई कर रही थी। मेरी बहन की अजीब हरकतों ने उसको बिल्कुल अलग कर दिया था। उसके पास एक पुराना संदूक का जिसकी चाबी मैं हमेशा अपने गले में डालकर रखती थी। सब मैं देखती रहती थी। हर रोज अपने कपड़े मुझसे धुलवाती और फिर बिगाड़ सुखाए अपनी अलमारी में रख देती। मुझे बहुत हैरानी होती, कहो कि ऐसा क्यों करती है। मैंने एक दिन तंग आकर अपने भाई को भी दीदी के इन हरकतों के बारे में बता दिया, लेकिन भाई ने मुझे ही डांटकर एक किनारा कर दिया। बदतमीजी, दीदी बड़ी है और दीदी है और तू बेकार इन पर इल्जाम लगा रही है। मैं भाई की बात बहुत उदास हो गई, क्योंकि उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। दीदी की रोज कपड़े दिलवाने की आदत थी। मैं बहुत दिलवाने की तंग आ चुकी थी। मैंने दीदी की बातों में से ही कहा, दीदी बहुत थक जाती हूँ कपड़े धोने, क्या मैं क्या किचन का काम भी संभाल लूँ। लेकिन उसने मुझे जोश डाल दिया। इसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। ऐसा क्यों करती है। मैं दीदी के कमरे में खाना देने जा रही थी, तब मुझे दीदी ने कुछ घसीट की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की में से झांकने की कोशिश की तो मुझे संदूक बंद करती हुई दिखाई दी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर उस संदूक में ऐसा क्या है जो दीदी उसे छुपाए रखती है और चाबी भी इतनी हिफाजत से रखती है। आज से 2 दिन पहले की बात है, जब रात में प्यास की वजह से मेरी आंख खुली तो मुझे दीदी रात के आखिरी पहर में किचन में आती जाती नजर आई। तो मैं हैरान थी कि दीदी रात को इस वक्त क्या कर रही हुई। दीदी ने अपने हाथों में खाने का एक ट्रे रखी हुई थी। मैं उसको टकाटक देखे जा रही थी, उसको देख रही थी कि इतना खाना वहाँ कहाँ ले जा रही है। मैंने उनसे पूछा, भी दीदी इतना खाना आप कहाँ ले जा रही हैं। तो दीदी बोलने लगी, मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन मैंने उनको इतनी परेशान होकर जाता देखती रही, क्योंकि वह रात का खाना दीदी ने हम सब के साथ मिलकर खा चुकी थी। दीदी सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं कमरे में आकर सोचने लगी कि यह सब क्या है। दीदी यह सब ऐसा क्यों करती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं सुबह रोज की तरह अपने सारे काम किए और दीदी के कपड़े धोए। आज भी मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि दीदी आपने सारे कपड़े गीले अलमारी में रखती हो तो क्या उनमें से बदबू नहीं आती। उसके कपड़े ऐसे ही रखती। और दीदी मेरी बात पर हंसने लगी, बोली, बहन मुझे थोड़ी भी खुजली रहती है जिससे सूखे कपड़े कांटे की तरह मुझे चुभते हैं, इसलिए मैं गीले कपड़े ही पहनकर सोती हूँ तो ही आराम मिलता है। वह बीमारी मुझे शादी से पहले ही थी। उसकी बात पर मुझे अब थोड़ा सा तसल्ली आया, क्योंकि जो मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी वह मामूली बातों तो बिल्कुल नहीं थी जिनको नजरअंदाज किया जा सकता था। मैंने उसकी बात पर सिर्फ उसका दिल रखने के लिए हाँ में सर हिला दिया और काम में लग गई। दीदी ने रोज की तरह अपने धुले वह कपड़े उठाया और अपने कमरे की तरफ चली गई। मुझे भी थोड़ा बेचैनी हुई और धीरे से मैं उनके पीछे पीछे जाने लगी। मेरा भाई दिनेश भी पीछे से आ गया था। हम 2 बहनों के बीच में मेरा भाई इकलौता था। उसने मुझसे अपनी दुकान की खाते वाली रजिस्टर पूछी और अपने कमरे की चला गया। मैं दीदी के कमरे में जाने का इरादा बदल गया था और निदेश के पीछे चली गई कि भाई को कहीं मेरी कोई जरूरत ना पड़ जाए। भाई ने अपना रजिस्टर ढूंढा, फिर वापस चला गया। फिर वापस है मैं बाहर अपने आंगन में चली आई, जहां मेरी दीदी बगल के पड़ोसी से कुछ बातें कर रही थी। उसको कुछ समझा रही थी। मेरी दीदी को मेरी शादी की चिंता सता रही थी। दीदी ने मुझे आते देखा तो अपने पास बुलाया। मैंने पड़ोसन आंटी के पैर छुए और फिर चाय बनाने चली गई। आंटी और दीदी की नजरें मुझ पे बहुत दूर तक दिखती रही। मुझे महसूस हुआ मैंने
किचन में खड़ी कुछ आवाज सुनी जो हमारी पड़ोसन की थी। वह दीदी को मेरे लिए किसी रिश्ते के बारे में बता रही थी कि अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है और अच्छे खानदान में है, उसकी बहन को बहुत कुछ रखेगा। मैं उनकी बातों से थोड़ा सा शर्मा सी गई थी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। रात का वक्त था। जब अपने कमरे में सोने जा चुकी थे, अचानक मुझे बादल बजने की आवाज सुनाई दी और मैं डर में उठ गई। मुझे याद आया कि मैंने छत पर कपड़े सुखाए थे, बारिश के गिरे हो जाएंगे। जल्दी से मैं पाँव में चप्पल पहनकर भागी कर जैसे ही मैं छत पर पहुंची तो मेरी आंखें फटी की छत के बीचों बीच मेरी दीदी वहां खड़ी थी। वह किसी से काम में आई थी, लेकिन वहां पर दीदी ने कपड़े धोया था। मेरी दीदी ने मेरे पैरों की आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो बहुत तेज घबरा गई और बोलने लगी कि मैं कपड़े उतारने आई थी। मुझे फिर हुई कि तुम्हारी मेहनत खराब ना हो जाए और सारे कपड़े बारिश में गीली हो जाएंगे। लेकिन वह सब बोलते हुए उनकी जवान बहू लड़खड़ा रही थी, जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रही हूँ और झूठ बोल रही हूँ। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और कपड़े उतारने लगी। मैं फिर से वो मेरे साथ ही नीचे चली आई। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चली गई, लेकिन मैं अपनी दीदी के बारे में सोचती रही कि दीदी इतने टाइम छत पर क्या कर रही थी। मेरा ख्याल सिर्फ अपनी दीदी की तरफ जाता था। जब अजीब हरकतें मेरी दिमाग में बहुत सता रहे थे, न जाने वह कैसा राज उन सब अजीबो गरीब हरकत के पीछे कुछ तो छुपा था। नहीं तो मैं कौन इतनी ठंडी में बाहर जाना भी सोचेगा। मैं अपनी सोचों में मैं इसी तरह गुम हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं था कि कब कब मैं गहरी नींद में चली गई थी। सुबह मैं फिर मेरी दीदी ने नहाए और कपड़े उतारे और उन कपड़ों को धो रही थी। मैं अपनी दीदी से बहुत प्यार करती थी। वह मेरी माँ की जगह थी। मैं उनकी हर बात मानती थी। कपड़े धोते धोते दीदी की मुझे वही चाबी मिली जो हर वक्त अपने गले में डाला रहती थी। मैं बहुत खुश हुई। आज दीदी की राज का पता चल ही जाएगा। किसी भी हाल में मैं अपने हाथ साफ किए और जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाए और दीदी के कमरे की तरफ जाने लगी। मैं पहुंची तो देखा कि वह अलमारी के मुंह दिए कुछ कर रही थी। मुझे बहुत परेशानी हुई कि दीदी ने कदमों की आवाज पर झट से अलमारी बंद कर दी और मेरी तरफ मुंह कर लिया। मैंने देखा तो उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई। दीदी मुझसे पूछने लगी क्या करने आई हो। मैंने उनसे भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा और कहा कि मैं दीदी आपको चाबी मुझे कपड़े धोते हुए मिली। दीदी की आंखें चाबी देखते ही चमक उठी। दीदी ने फौरन मेरे हाथ से चाबी खींची और बोली शुक्र है मैं सुबह से ये चाबी ढूंढने में लगी हुई थी। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ रख कर भूल गई। दीदी की बात पर मैंने भी खोखली हंसी चेहरे पर सजाए और अपने कमरे से बाहर निकल आई। मेरा शक दिने दिन बढ़ता ही जा रहा था। दीदी का सिर्फ एक चाबी के लिए इस तरह बेचैन होना आम बात तो नहीं। वो बहुत परेशान थी। अब तक उस राज तक कैसे पहुंची, क्योंकि दीदी तो बहुत कमरे में से निकलने वाली ही नहीं थी। कुछ तो करना ही हो था। मैंने दीदी से बात करने की ठान लिया। रात में जब हम तीनों इकट्ठे हुए तो बातें करने लगे। क्यों ना कहीं हम घूमने चलते हैं, हम तीनों का मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। हम कहीं दिन स्टेशन पर घूमने चलते हैं, दीदी का ध्यान भी भर जाएगा। भाई बोलने लगा सब तो ठीक है, लेकिन मुझे पता है ना दीदी के दिमाग में अब उनको चीजों जैसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे भाई ने बात को टाल दिया और मेरा किया धरा प्लान भी खराब कर दिया। सोने का सुहागा तो अब हुआ। मेरी दीदी को खास रिश्तेदार को यहाँ जाना हुआ और भाई तो सुबह ही दुकान पर जा चुका था। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है मेरे पास। मैंने जल्दी से बाहर के दरवाजे को कुंडी लगाई और दीदी के कमरे में आ गई। दीदी का कमरा घर के और कमरे से बहुत बड़ा था। मैं चारों तरफ नजरें घुमाने लगी जैसे कि इस रात तक पहुंच जाए। एक चीज को अच्छे से देखा कि शायद दीदी किसी चीज की चाबी रख गई हो। 2 घंटे की मेहनत के बाद मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ऐसा कोई चीज नहीं हाथ लगा जो दीदी की रात तक पहुंचा जा सके। मैं मायूस होकर बाहर जाने लगी कि मेरी नजर अलमारी पर पड़ी। मैंने सोचा कि क्यों ना किसी निकोली चीज का किसी औजार से उसे खोल दिया जाए। अपनी सोच पर काम करने के लिए मैं किचन की तरफ भागी और वहां से छुरी लाकर अलमारी खोलने की कोशिश करने लगी, पर हाथ कुछ ना। मेरी किस्मत फूटी, मुझसे यह भी ना हो सका। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इतनी मेहनत के बाद मैं भी कोई राज का हासिल नहीं कर सकती थी। अब थकी हारी बैठकर सोचने लगी, अब मैं इस राज को तक कैसे पहुंचूं जिसने मेरी दिन रात की दिन हराम कर रखी है। ऐसा क्या करूं कि दीदी का राज सबके सामने ले आऊं। यहाँ तो मैं खैर मुमकिन सी बात थी कि दीदी के कमरे में मायूस होकर निकली और अपने कमरे में आकर बैठ गए। दिमाग तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। सारी कड़ियां किसी तक बड़ी बात की तरफ इशारा कर रही थी। आखिर क्यों कोई भला गीले कपड़े अलमारी में रखेगा और अपने गले में चाबी लटका कर घूमता रहेगा। ऐसा भी क्या चीज थी जो बहुत कीमती है और दीदी
सबकी नजरों से बचाना चाहती थी। मैं तो सोच सोच कर भी थक चुकी थी कि दिमाग से थोड़ा सा धमाका सा हुआ कि चुपचाप आज रात दीदी के कमरे में छुपकर जाती हूँ और फिर सारी करतूतें अपनी आंखों से देख लूंगी कि आखिर दीदी क्या करती, क्या है, अगले गीले कपड़ों का क्या राज है। मैंने दिल में पक्का इरादा किया कि वह अब यह सबके सामने सच लाकर रहूंगी। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी जब दीदी बाहर आए तो आ गई और वह थोड़ा सा गुस्से में दिखाई दे रही थी और गुस्से से बोलने लगी, हूँ तुमको मेरे कमरे की तलाशी ली है? तुम अपने आप से इतनी बड़ी मेरे से ना बना करो। तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे कमरे में यह सब सफाई ना किया करो और ना ही मेरे कमरे में कोई चीजें इधर से उधर किया करो। आखिर क्या लेने की गई थी तुम यहाँ? और क्या कमरे में जाने से पहले मुझे पूछा था? मैंने मना किया था कि तुम इस बात के लिए मेरी इजाजत के बगैर मेरे कमरे में मत जाया करो। दीदी मेरे पर लाल पीला होती हुई मुझ पर बरस पड़ी थी। बहुत डर सी गई थी मुझे गुस्से से और उनका गुस्सा वाला चेहरा देखकर उसके केस पता चला कि उसके कमरे में गई। शायद मेरी दीदी ने मेरा सोच पढ़ लिया था, तभी चोरी मेरी पकड़ी गई। तभी मेरी दीदी ने लहराते हुई छुरी मेरे आगे रख कर दी और कहा, अपने काले करतूतों को वहीं छोड़ आई तो तुम आने दो भाई को यह सारी बातें बताती हूँ कि आजकल यह मेरे कमरे की तलाशी लेने लग गई है, इतनी बड़ी हो गई है और तुम्हारी शादी की तय करवाती हूँ। रोती रहती वह ना कि मुझे अब तुम्हारे साथ ही रहना है, अब तुम्हारी मैं शादी करवाती हूँ। देखो तुम। मैं भागकर अपनी दीदी के गले लग गया और बोली, दीदी मुझसे गलती हो गई, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो। रोते हुए मैं अपने कमरे में आ गई और दीदी ने भाई को आने पर कोई हंगामा नहीं किया। लेकिन उस दिन के बाद दीदी ने की नजरें हर वक्त मुझे खोजने में लगी रहती। मैं अब सब छोड़कर अपना ख्याल रखती थी। अब दिनों मेरे भाई को किसी काम में से 15-20 दिन के लिए बाहर जाना पड़ गया। अब घर में सिर्फ और मैं मेरी दीदी अकेली थी, दिन रात काम में बिजी रहती। उन दिनों मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि मुझे किसी बात का भी पता लगाना है। दीदी मुझे रात से गए काम पर लगा देती, न जाने क्यों उन्हें क्या हो गया था। मैं बहुत परेशान थी, आखिर दीदी ऐसा क्यों कर रही है। अब दीदी मुझे अपने पास ही लेकर सोती थी, लेकिन अभी तक दीदी ने मेरे सामने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे मेरा शक उन पर जाए। भाई को गए हुए घर में से 5वां दिन था। फिर दीदी को मैंने किचन में काफी सारा खाने की चीजें ले जाते हुए देखी सारा सामान एक थैले में भर रही थी। मुझे तो बड़ी ताज्जुब हुई कि दीदी यह सब सामान कहाँ लेकर जाएगी और किसको देगी। अभी तो मेरी परेशानी दूर नहीं हुई थी कि दीदी ने मुझे वापस आती हुई दिखाई दी। मैं जल्दी से उनके आने से पहले सोने के लिए लेट गई। दीदी ने कमरे में आकर थैला बेड के नीचे रखा और अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये क्या हो रहा है, दीदी ने बेड पर वे थैला क्यों रखा हुआ है। तो मेरा तो यह सब देखकर सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। दीदी की उल्टी सीधी हरकतों मुझे बेहद डर महसूस होता हुआ। जो करती थी वह आम बातों तो नहीं थी जिनको नजरअंदाज किया जाए। मैं यह सब देखकर बहुत डर गई थी। मैंने अपने डर भगाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करने लगी। अगले दिन पल का इंतजार करने लगी कि अब दीदी क्या करेंगे, लेकिन दीदी अपने बेड पर घोड़े बेचकर सो चुकी थी। मेरी नींद आंखों से कोसों दूर थी। दीदी ने अब मुझे मजबूर कर दिया था अपनी हरकतों से। मैं अब हकीकत तक पहुंचना कर रहूंगी। मैंने वह सारी रातें आंखें की काटी और सोचती रही कि अब उससे निकलने का रास्ता क्या है। आज हमारे घर में मेरी और दीदी का कुछ सहेलियां आई थी। दीदी ने मुझसे सारा खाना बनाने को बोला। मैंने खाना तैयार करके दीदी को बताया। तब तक की सहेलियां भी जा चुकी थी। हम अपनी सहेलियों से मिलकर काफी खुश थे और उनकी बातचीत कर रहे थे। पर उनमें से एक दीदी की सहेली जो दीदी से थोड़ी नाराज थी, मैं उनके काफी बातें सुना रही थी और दीदी भी चुपचाप वह बातें सुन ही रही थी। जब हम सब मिलकर खाना खा रहे थे तो मुझे अपने कमरे में दीदी ने बुला लिया और कहा कि खाने के बाद सब खाना खाएंगे। मैं दीदी के कमरे में आई और पानदान बाहर लेकर जाने लगी। अचानक मेरे पाँव मुड़ गए और खानदान नीचे गिर गया। मैंने ठीक से नहीं उठ पाई थी कि सामने बड़ी चीज को देखकर मेरी नजर उस पर जम सी गई और वही चाबी थी जो मुझे दीदी की रात तक पहुंचा सकती थी। मैंने जल्दी से चाबी ली और अपने पल्लू के नीचे छिपा ली। मैंने फिर सारा पानदान एमएल का बाहर चली आई जहाँ दीदी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने पानदान दीदी को दिया और खुद बाथरूम के बहाना बनाकर कमरे से बाहर आ गई। बहुत बेहद खुशी थी। आज रात दीदी के साथ सोने के बाद से इस रात तक पहुंच जाऊंगी। दीदी हम सब से इतने सालों से छुपाती आ रही हैं। आखिर कौन सी ऐसी वजह है जो उनको यह करने पर मजबूर करती है। मैं अपने ख्यालों में गुम थी जब तक दीदी की आवाज सुनाई दी। वह मुझे बुला रही थी। वह अपने एक सहेली के भाई से मेरी शादी करवाना चाहती थी और वह लड़का भी बहुत मुझे पसंद था।
दीदी मेरी एक शर्त रखी थी अपनी सहेली के से ही का भाई शादी के बाद वह मेरे घर में ही रहेगा, घर जमाई बनकर। मैं और भाई बाहर से आ गए थे और मेरी शादी को लेकर भाई भी बहुत खुश थे, और क्योंकि अर्जुन को भाई पहले से ही जानता था, अर्जुन का एक बहुत अच्छा लड़का था, वह हम सबको बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वह घर जमाई बनने का फैसला कर लिया था। कुछ ही दिनों में हमारी बड़ी धूमधाम से शादी हो गई और मैं अपने ही घर में अपने पति के साथ रहने लगी और मेरी दीदी भी बहुत खुश थी। अब हमारी शादी को 1 महीना हुआ था। एक दिन सुबह मैं चाय बना रही थी, मेरे पति और भाई और मेरी दीदी सभी बाहर बैठे थे, चाय का इंतजार कर रहे थे। मैंने चाय का पानी चूल्हे पर रखा और पत्ती डालने लगी। अचानक ही पत्ती की खुशबू से मुझे चक्कर आने लगा। दीदी ने जो किचन में कुछ लेने आ रही थी, मेरा सर चकराता देख वो फौरन मेरी तरफ बढ़ी और मुझे गिरने से बचा दिया। दीदी ने जल्दी से मुझे रिटायर्ड डॉक्टर को बुलाया। जो खबर डॉक्टर ने सुनाई तो उसे सुनकर मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी हो गई। दिल में मैं जैसे खुशियों में नई लहर हो गई। भगवान की बड़ी कृपा थी हम लोगों पर, जिसमें मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा था कि दुख को सुख में बदल दिया। दीदी तो मेरे सदके वारी जा रही थी। दीदी ने अब मेरा बहुत ख्याल करना शुरू कर दिया था। आखिर वह भी मौसी बनने जा रही थी। जब पेट में थी तो मेरे पति और मेरा भाई दोनों किसी काम से बाहर गए थे और मैं अपने कमरे में थी। जब मुझे खड़के की आवाज़ सुनाई दी, मैं डर गई। मेरे और दीदी के अलावा कौन हो सकता है। इस वक्त मैं हिम्मत करके उठी और बाहर की तरफ जाने लगी। आज फिर फालतू मामलों की तरह रोज खाना अपने कमरे की तरफ ले जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं। मैं भी छोटे छोटे कदम उठाती अपने पीछे चल गई। दीदी अपने कमरे में आई और खाना रखकर नजर इधर उधर देखा और बेड के नीचे रखे संदूक को निकाला और उसे खोलने लगी। जैसे ही दीदी ने संदूक को खोला, मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। उस संदूक में वह चीजें को देखकर मैं तो हैरान पड़ गई। संदूक के तरह तरह के खिलौने और कपड़े थे और दीदी ने उसमें से एक खिलौना निकाला और संदूक को वापस ताला लगा दिया। मैं हैरान थी कि नजरों से यह सारा मंजर देख रही थी। जिसके बाद दीदी चलती हुई अलमारी के पास आई और उसे खोला। जो ही दीदी ने अलमारी के पट खोला तो मेरी तो डर के मारे पांव कांपने लगे। मैं बेजान सी होने लगी। अलमारी का पट खुलते ही दीदी ने उसे साइड किया। वहां पर एक खुफिया रास्ता दिखाई दे रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं डरते डरते उस जगह पर ही दीदी के पीछे कद रखते हुए और मेरा पूरा बदन कांप रहा था। टांगे की कपकपाहट से मैं सही से चल नहीं पा रही थी। दीदी एक रास्ते से गुजर कर छोटे से कमरे की तरफ चली गई। मैं उनके पीछे पीछे दीवार की ओर में छुप गई, पर उन्हें सामने यह मंजर देखते मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तो मैंने जैसे होश उड़ गए, वहाँ एक बच्ची 13 साल की थी। उस बच्ची को तो मैं न पहचान पाई, लेकिन उसके पीछे बैठी आदमी को तो थोड़ा थोड़ा पहचान गई थी। वह आदमी कोई और नहीं था जिसमें मेरी दीदी अपनी मोहब्बत करती थी। कॉलेज के दिनों में वही लड़का था जो मेरी दीदी से वह बहुत मोहब्बत करता था, पर वह लड़की कौन थी उसके बारे में जानना चाहती थी। वह लड़की कोई और नहीं, वह लड़की तो मेरी दीदी की अपनी ही बेटी थी। दीदी की शादी तो हमने एक बड़े रईस खानदान में कर दी थी, लेकिन उस प्रेमी के बारे में आप लोग जानना चाह रहे होंगे तो बताती हूँ। मेरी दीदी ने उस प्रेमी से शादी क्यों नहीं किया। मेरी दीदी व लड़का आपस में बहुत प्यार करते थे और जीने मरने की कसम खा ली, पर मेरे माँ बाप को वह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह लड़का एक गरीब था। किसी खुफिया एजेंसी वालों ने उसके अरेस्ट घोषित कर पकड़ लिया था। पर वह उन्हीं दिनों प्रेग्नेंट हो गई थी और दीदी की शादी हमसे रईस खानदान में करवा दी। जब उसके पति को पता चला कि वह बच्चा मेरा नहीं है तो उसके पति उसने बहुत नफरत करने लगे थे और पूरे ससुराल वाले भी उसके ताने दिए करते थे। लेकिन हमारी फैमिली भी बहुत अजीब मजबूर थी, तो मेरी दीदी वहाँ हम लोग छोड़ नहीं सकते थे। फिर उन्हें भी दिनों को ही वह लड़की पैदा हुई और साथ ही मन ने और पति ने बोल दिया था ये बच्चा हमें नहीं चाहिए, तुम इसे कहीं दूर छोड़ आओ। दीदी को अपना घर बसाना था। जब मायके से लेकर आई तो वह उस बच्ची को तो मेरी माँ ने भी उसको बहुत गुस्सा हुई कि यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। अब इस बच्ची का क्या करे। इन्हीं सवालों में उलझे हुए थे। दीदी बहुत खुशी हुई थी। अब मैं क्या करूं, पति के साथ रहना है तो इस बच्ची को छोड़ना पड़ेगा। मेरी माँ ने भी उस बच्ची को रखने से मना कर दिया था कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। नहीं, बीच दीदी की पति का कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। मेरी दीदी भी अब विधवा हो चुकी थी और उनके ससुराल वालों ने उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था और उस बच्ची को साथ लेकर वह दर दर भटक रही थी। इधर मेरी माँ की भी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो हॉस्पिटल में बेड पर थी। इन्हीं दिनों में दीदी यह दिमाग में आइडिया आया कि उस लड़की को उस खुफिया जगह पर बड़ा कर सोचा। अब दीदी का प्रेमी भी जेल से छूट कर आ गया था, पर वह एक बीमारी लग गई थी। अब वह जेल में था, तब उसके शरीर में छोटे छोटे दाने निकले थे और उन पर बड़ी जलन होती थी।
वह बहुत बीमार रहने लगा और वह बहुत गरीब था। उसके पास ना घर था, ना कोई सहारा था। अब वह दोनों बाप बेटी को उसी खुफिया जगह पर रखकर और उन लोगों को यह मदद करा करती थी। दीदी के प्रेमी के शरीर की जगह जगह खोज लिया और पड़ती थी और उसके गीले कपड़े से आराम मिलता था, इसलिए वह गीले कपड़े उसे पहनने के लिए दिया करती थी। और उन दिनों मैं माँ पापा के पास रहती थी, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत अमीर थे और 6 महीने के अंदर ही एक दूसरे से जुदा होकर इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। माँ पापा के गम में दीदी का यह सब किस्सा ना देख पाई। मुझे इसके बारे में रत्ती भर मालूम नहीं था। यह मालूम था कि दीदी अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ आई थी। दुनिया वालों की नज़र में यह भी वृद्धा आश्रम करती थी। तो क्या करती? तो आगे की नोटिफिकेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।